Hello everyone, this is Rupesh Kumar and welcome you all in this classical mechanics solution series. जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे हम लोग 2016 से 2005 के क्लासिकल प्रॉब्लम पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कि सेंट्रल फोर्स फील्ड पे रिलेटेड क्वेश्चन है और ये लेक्चर नंबर 9 है इस वीडियो का आई थिंक। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपको जो दिख रहा होगा दोस्तों, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था 10 या 15 मार्क्स का IIT-JEM का प्रीवियस ईयर का। ठीक है, क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ, ध्यान से आप देखिएगा, सुनिएगा क्या दिया है और क्या निकालना है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के अप्रोच में क्या दिया है और क्या निकालना है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या दिया है और क्या निकालना है, तो कहीं ना कहीं 50% आप सॉल्यूशन को अप्रोच कर लेते हैं और फाइनली आपको मदद मिलती है। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज मूविंग इन ए सेंट्रल फोर्स फील्ड गिवन बाय सॉरी गाइज सॉरी फॉर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज मूविंग इन ए सेंट्रल फोर्स फील्ड गिवन बाय F1r इज इक्वल टू माइनस अंडर ब्रैकेट 3/r² प्लस 1/r इंटू आर कैप। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मास है जिसका वेट कितना दिया हुआ है 1 kg और वो एक सेंट्रल फोर्स फील्ड में मूव कर रहा है जो दिया हुआ है। दोस्तों सेंट्रल फोर्स फील्ड वो फोर्स होता है जहाँ पे जिसका मैग्नीट्यूड उसके सेंटर से पार्टिकल के डायरेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और वो सेंटर से आइदर इनवर्ड और आउटवर्ड लगता है। ठीक है, तो ये देखिए आर पे ही डिपेंड कर रहा है फोर्स, तो ऑफकोर्स ये सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, और इसी सेंट्रल फोर्स फील्ड में हमारा जो मास है वो मूव कर रहा है। क्लियर है? ऑप्शन ए में यहाँ पे मतलब ऑप्शन ए नहीं, मतलब यहाँ पे दो आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, एक ए और दूसरा बी। ठीक है, एक ए है और दूसरा बी है, दोनों में आपको दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर ए वो है एज्यूमिंग दैट द पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विथ एंगुलर मोमेंटम 2 जूल सेकेंड, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा, फिर से एक बार आपको एज्यूम करना है कि ये जो पार्टिकल है ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है और जिसका एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है आपको, है ना, एंगुलर मोमेंटम एल दिया हुआ है दोस्तों 2 जूल सेकेंड। तो आपको बताना है कि जो ऑर्बिट होगा उसका नेचर कैसा होगा, और ऑफकोर्स ऑर्बिट का नेचर सर्कुलर दिया हुआ है, सॉरी, आपको बताना है कि जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसका रेडियस कितना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका कैसे सॉल्यूशन करते हैं। इसको कर लेंगे फिर हम लोग पार्ट बी में आएंगे। ठीक है दोस्तों, इन क्लासिकल मैकेनिक्स ए सेंट्रल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ए फोर्स विच मैग्नीट्यूड ओनली डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस r ऑफ द ऑब्जेक्ट from the origin and it is directed along the line joining. If f is a function of fr r, that is f of r, then magnitude of f of r and r cap, where f is the force, r is the position vector, mod of r is its length, and r cap is nothing but factor r by magnitude of r, and it is the corresponding unit vector. ठीक है, we all know. Now according to the given question we have given the first force that is F1 of r, इसका जो मैग्नीट्यूड है कितना दिया हुआ है वो 3/r² प्लस 1/r, और इसके साथ एक आर कैप मल्टीप्लाई था वो डायरेक्शन बता रहा था, लेकिन अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करें तो कितना है फोर्स का 3/r² प्लस 1/r। अब क्वेश्चन नंबर ए में कहा है फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mv²/r। अगर कोई किसी रीजन पे इतना फोर्स लग रहा है किसी पार्टिकल पे और वो सर्कुलर मोशन पे है, तो ये फोर्स ज़रूर इस सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, तभी तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। तो फॉर सर्कुलर मोशन 3/r² प्लस 1/r मस्ट बी इक्वल टू mv²/r एज यू कैन सी देयर। नाउ बाय दिस यू कैन इजली कैलकुलेट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप इसको सॉल्व करके आप आसानी से v² निकाल सकते हैं। तो सॉल्व करके जब आप v² निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो r को इधर ले जाइए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो r इंटू 3/r², तो 3/r बचेगा प्लस 1/r इंटू r, तो 1 बचेगा, तो बचा 3/r प्लस 1, और साथ में इस m को उठा के उधर ले जाइए तो 1/m हो गया, और v को v² बच गया, तो v² इक्वल टू देखिए क्या बच गया 1/m 3/r प्लस 1। अब आपको मालूम है दोस्तों कि अगर यहाँ से हम लोग v निकालना चाहेंगे
तो भी कितना हो जाएगा 1/m 3/r प्लस 1 और पूरा का पावर 1/2, ठीक है, होल टू द पावर 1/2 हो जाएगा भी, आप यहाँ से देख सकते हैं। और आपको मालूम है दोस्तों कि एंगुलर मोमेंटम L कितना होता है, mvr होता है, तो m रहने दीजिए। देखिए यहाँ पे m और ये v पूरा, ये जो टर्म दिख रहा है आपको, और साथ में r, तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू L इक्वल टू mvr होता है, वी ऑल नो। ये कहाँ से आता है mvr, जिनको मालूम नहीं है तो आपको ये मालूम होगा कि L एंगुलर मोमेंटम जो होता है r क्रॉस p होता है, तो r और p मोमेंटम mv, तो देखिए यहाँ से mvr हो जाता है, ठीक है। लेकिन कब, जब ये r और p 90 डिग्री पे होंगे तब, यानी वेलोसिटी और r। खैर L इक्वल टू mvr इन स्पेशल केस, या कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। नाउ पुटिंग मास दिया हुआ है बॉडी का दोस्तों 1 kg और L दिया हुआ है 2 जूल सेकेंड, यानी जहाँ जहाँ पे m दिख रहा है वो 1 kg हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब अब रहेगा नहीं, 1 का मतलब वो तो ऑटोमेटिक है, ख़त्म हो जाएगा 1 1। और आपको ये L दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो सॉल्व करके देखिए बाकी बचा क्या, R बचा, जो आपको आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए SI यूनिट में L दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और ये बचा mm 1 हो गया, तो ये बचा 3/r प्लस 1 पावर 1/2 और ये r। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं दोस्तों। तो इधर LHS में 2 का स्क्वायर देखिए 4 हो गया, और ये जो रूट है ये हट जाएगा स्क्वायर करने पे, तो 3/r प्लस 1 और ये r बन जाएगा r², ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड की, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और तभी ये चीज़ हम लोग को मिलता है। नाउ आगे आप देख सकते हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ r हो जाएगा, और ये r इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये r से r कट जाएगा, तो 3 + r इंटू r, यानी कि 3r + r² इक्वल टू 4, तो r² + 3r - 4 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन बन जाएगा। ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्तों, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, r इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac/2a, ठीक है। आप ये फार्मूला लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। जहाँ पे आप a b c का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, r² का जो कोफिशिएंट है वही का वैल्यू है, यानी a इक्वल टू फिलहाल 1 है। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे r जो है उसका कोफिशिएंट 3 है, +3, तो b का वैल्यू +3 है, और जो कांस्टेंट है वो -4 है, यानी c का वैल्यू कितना है, -4 है। तो अब यहाँ पे आप देखिए ABC जो आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ माइनस b है, और b का वैल्यू कितना है दोस्तों, 3 है, तो -3 हो गया, -3 प्लस माइनस रूट अंडर b², यानी कि 3 का स्क्वायर 9 - 4ac, तो 4 और a का वैल्यू 1, तो 4 × 1 1, और c का वैल्यू -4, तो 4 × 1 × -4 यानी कि -16, तो ये +16/2 × a का वैल्यू 1, तो नीचे में 2, तो 16 + 9 25, तो 25 का रूट हो जाएगा 5, यानी कि 3 ± 5/2, ठीक है। तो 3 ± 5/2, तो एक बार प्लस लेंगे तो 5 और 3 8/2, और एक बार माइनस लेंगे तो 3 - 5 यानी कि -2/2, यानी कि 4 और -1। r का जो पॉसिबल वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 4 और -1। जस्ट वेट गाइज, सॉरी यहाँ पे b -3 था तो हमने उल्टा कर दिया, मतलब एक वैल्यू आ रहा है +1 और एक -4, क्योंकि माइनस भी था। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि सॉल्व करके आइए, r इक्वल टू 1 मीटर, और चूँकि r इक्वल टू -4 रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता यहाँ पे, तो ये अलाउड नहीं होगा, तो r इक्वल टू 1 मीटर जो है वो अलाउड होगा, यानी कि जो रेडियस होगा दोस्तों सर्कुलर पाथ का वो कितना होगा, r इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं कि पार्ट बी में हमें क्या पूछ रहा है, ठीक है। दोस्तों पार्ट बी में कह रहा है कि एट टाइम t इक्वल टू 0 एन एडिशनल फोर्स F(2) इक्वल टू -λv where v इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज स्विच्ड ऑन। मतलब टाइम t इक्वल टू 0 में मान लीजिए कि उसी पार्टिकल पे जिस पे F1 फोर्स लग रहा था उस पर अनदर F2 फोर्स भी एक्ट करने लगे, जिसका वैल्यू है -λv,
वेयर भी इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, भी क्या है उसका उसी स्थान का तात्क्षणिक वेलोसिटी है। नाउ सो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एंगुलर मोमेंटम आफ्टर ए टाइम 1/λ सेकेंड इज 2/e जूल सेकेंड। समझ पा रहे हैं? मतलब उस पार्टिकल पे अगर उस किसी टाइम t=0 पे एक फोर्स F2 लगना शुरू हो जाए -λ भी, तो आफ्टर ए टाइम 1/λ, तो जब टाइम उसके बाद पूछ रहा है कि जब टाइम 1/λ हो जाएगा तब पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा 2/e। ये आप प्रूफ करके हमें दिखाइए। ठीक है, तो चलिए यूज करते हैं इसको। तो अब पार्टिकल पे टोटल फोर्स कितना लगेगा, दोनों फोर्स F1 + F2। ओके, सो द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज F = F1 + F2, यानी कि F = -3/r² + 1/r r कैप -λ/। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दोस्तों हम लोग को ये मालूम है कि जो टॉर्क होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग क्या मिलेगा, dl/dt = टॉर्क, और टॉर्क इक्वल टू होता है दोस्तों r×f। क्या होता है, r×f, यानी dl/dt = टॉर्क = r×f। तो देखिए r क्रॉस और f का वैल्यू पूरा इतना, तो f का वैल्यू पूरा इतना, यानी कि -3/r² + 1/r r कैप -λ/। ठीक है, अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमने इसको सॉल्व किया है बहुत ही आसानी से, और -λ/m इंटू r×mv ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो r है दोस्तों इसका भी डायरेक्शन r कैप होगा। ये जो r देख रहे हैं इसका भी डायरेक्शन ऑफकोर्स r का डायरेक्शन r कैप में ही होगा, तो r कैप इसका डायरेक्शन है, और ये जो पूरा फैक्टर है उसका भी डायरेक्शन r कैप है, तो r कैप क्रॉस r कैप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है i कैप क्रॉस i कैप 0 होता है, सेम डायरेक्शन, क्योंकि इनके बीच का एंगल 0 होगा। तो ये टर्म पूरा ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या, -λ भी, तो -λ भी, और ये r कैप क्रॉस में इधर चल रहा है, इधर -λ भी। तो वेलोसिटी चूँकि वेक्टर है दोस्तों, लैम्डा तो कांस्टेंट है, तो -λ बाहर में आ गया, और ये r कैप या फिर सॉरी r कैप या r सिर्फ बोल ले तो r× भी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम नीचे में लैम्डा का m कर दे तो यहाँ भी एक m मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r×m भी आप देख सकते हैं, -λ/m इंटू r×m भी। अब इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो -λ/m और r×m भी क्या बन जाएगा, एंगुलर मोमेंटम L बन जाएगा, बनेगा ना, क्योंकि r×m भी यानी कि r×p, ठीक है। ये देखिए m भी मतलब लीनियर मोमेंटम p बन जाएगा, तो r×p यानी कि L बन गया एंगुलर मोमेंटम, तो -λ/m इंटू L। अब देखिए यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि ये टर्म ख़त्म क्यों हुआ, क्योंकि r का डायरेक्शन r कैप है, तो r कैप डायरेक्शन क्रॉस इसका डायरेक्शन r कैप 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा फर्स्ट टर्म। सिर्फ सेकेंड टर्म में क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, क्योंकि ये r× भी बचेगा और -λ बाहर में, ऊपर नीचे m से डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ आएगा, और आप देख सकते हैं m भी लीनियर मोमेंटम बन गया, तो r×p L एंगुलर मोमेंटम बन गया। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि अब हम लोग वेरिएबल सेपरेबल लगा रहे हैं, जैसे ये -λ/L/m और इधर क्या है dl/dt। ठीक है, तो एक काम कीजिए, इस L को उठा के इधर ले आइए, dl/L हो जाएगा, और उधर dt को ले जाइए तो -λ/m dt हो जाएगा। नाउ अब आपको देख के समझ में तो आ ही रहा होगा कि करना क्या है, और आई होप कि आपको पता भी होगा अब हम लोग क्या करने वाले हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, सो अब जैसे दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे दोस्तों, ये देखिए dl/L जो है इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे, लिमिट होगा, इनिशियली एंगुलर मोमेंटम कितना था दोस्तों, 2 था इनिशियली एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि पार्टिकल पे इनिशियली t जब 0 था, टाइम जब 0 था उससे पहले जब ये सेकेंड फोर्स लग रहा था, उससे पहले पार्टिकल पे एक फोर्स F1 लग रहा था, और उस F1 फोर्स के चलते उस पर एंगुलर मोमेंटम 2 जूल सेकेंड था। अब अचानक अगर t=0 पे एक दूसरा फोर्स लगना शुरू कर जाए F2, तब अब तो उस पर एंगुलर मोमेंटम अलग हो जाएगा, कुछ क्या अलग होगा एंगुलर मोमेंटम,
तो वैल्यू पता नहीं, क्योंकि दोनों फोर्स के चलते अब दूसरा फोर्स लग रहा है तो एंगुलर मोमेंटम चेंज, तो उसका वैल्यू को हम लोग फाइनल एंगुलर मोमेंटम को एल मान लिया। समझ पा रहे हैं? ओके। और डी टी, तो टाइम इनिशियली जीरो पे हम लोग को कंसिडर करना है। टाइम जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे दूसरा फोर्स लगना शुरू हो रहा है, और जिस समय दूसरा फोर्स लगना शुरू हो रहा है उस समय टाइम जीरो है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट फोर्स के चलते 2 है। और जब फाइनल एंगुलर मोमेंटम एल है तब हमारा जो टाइम है वो 1/λ है, क्योंकि हमें जो एंगुलर मोमेंटम निकालना है, प्रूव करना है, दैट इज आई थिंक 2/e प्रूव करना है। वो 2/e कब प्रूव करना है? जब टाइम कितना होगा 1/λ, तो सीधा हम लोग टाइम 1/λ लेके चल रहे हैं। ठीक है, ओके। सो आशा करता हूँ आपको लिमिट कैसे हम लिए समझ में आया होगा। नाउ dl/l का इंटीग्रेशन हो जाएगा log l, log बेस ई एल, जिसको एल एन भी बोलते हैं। ठीक है, तो log बेस ई एल हो जाएगा dl/l का इंटीग्रेशन, और लिमिट है 2 से लेकर l तक। आप RHS में देखेंगे तो इधर क्या है दोस्तों, इधर है -λ/m, और आपको मालूम है dt का इंटीग्रेशन t होता है, dx का x होता है, तो dt का क्या हो गया t, और लिमिट कितना है आप देख सकते हैं 0 से 1/λ। नाउ फर्दर, चूँकि लॉग, अच्छा इधर रखेंगे अगर तो क्या बन जाएगा, लॉग बेस एल, लॉग बेस ई, एक बार अपर लिमिट एल के जगह तो एल, माइनस एक बार लोअर लिमिट तो लॉग बेस 2, लॉग बेस ई और ये 2। ठीक है, तो अब आपको ये भी मालूम होगा लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग a/b, यानी कि ये बन जाएगा लॉग l/2। ठीक है, लॉग बेस ई और ये l/2 ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है लॉग बेस ई l/2। और अब आपको मालूम है कि क्वेश्चन में जो बॉडी का मास है दोस्तों कितना दिया हुआ है, 1 kg दिया हुआ है। तो अगर मास उसका 1 kg है तो ये एम कितना हो गया, 1 हो गया। तो बचा क्या सिर्फ, और इधर टी का लिमिट लिखे तो टी की जगह एक बार 1/λ अपर लिमिट, माइनस टी की जगह लोअर लिमिट 0, तो बचेगा क्या 1/λ। तो ये 1/λ बचा, और ये ऑलरेडी -λ/m है, और m चूँकि 1 है तो ये ख़त्म हो गया, और ये λ कट गया तो -1 बचा। कितना बचा दोस्तों, -1 बचा। ठीक है, नाउ यू कैन सी दैट कि अगर इस लॉग को उठा के उधर ले जाएंगे हम लोग RHS में, तो इधर बचेगा l/2 LHS में, और उधर क्या हो जाएगा, लॉग को उधर ले जाएंगे तो ये e⁻, क्या है, -1 है, तो e⁻−1 बन जाएगा। अब ये अगर ऐसा हो जाएगा तो थोड़ा और पेज चाहिए मुझे, l/2 इक्वल टू क्या बचा उधर e⁻−1, तो क्या इसको 1/e लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं 1/e, क्योंकि e⁻−1 को नीचे लाएंगे तो e⁻+1, तो ये 2 को भी उठा के उधर ले जाइए, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम l कितना बचा, 2/e बचा। तो क्या यह प्रूव करना था कि जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा दोनों फोर्स लगने के बाद वो कितना होगा, 2/e, और चूँकि सब कुछ ऐसा यूनिट में था तो ये वैल्यू 2/e जो होगा जूल सेकेंड में होगा। दोस्तों अगर आंसर डिजिट में निकालना होता तो इस e का वैल्यू भी आप पुट कर सकते थे 2.71 करके समथिंग, जस्ट वेट गाइस। ओके, सो ये क्वेश्चन इस तरह से पार्ट बी का भी हमने सॉल्यूशन देख लिया और हमारा आंसर करेक्ट है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो पार्ट ए और बी दोनों इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों कंसेप्ट के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन। ओके, सो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आप जो देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, कंसेप्ट के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। यह भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, 10 या 15 मार्क्स का या 5 मार्क्स का हो सकता है। An incompressible fluid is enclosed between two horizontal surfaces located at z equal to 0 and z equal to d. The fluid motion is two-dimensional and the velocity field v, which is function of x, z and t, is given by v x z t equal to u x z t x cap plus w x z t z cap। यानी वेलोसिटी का भी दो फंक्शन है, एक एक्स डायरेक्शन में और एक जेड डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी u है उसका वो फंक्शन है एक्स जेड और टी का, और जेड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो भी फंक्शन है, वेलोसिटी को w से रिप्रेजेंट कर रहा है और वो भी फंक्शन है एक्स जेड और टी का। समझ पा रहे हैं? वेयर u which is function of x z t are periodic function of the horizontal coordinates x with wave number k। ठीक है, ओके। आप देखिए इतना कुछ डाटा देने के बाद वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए क्या पूछ रहा है।
इफ़ द वर्टिकल वेलोसिटी दैट इज डब्ल्यू एक्स जेड टी, देखिए जेड वर्टिकल है, ठीक है, और ये एक्स हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पे आपको दो सरफेस दिख रहा होगा, दो हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिस पे वाटर है। फ्लूइड मोशन लिया जा रहा है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इनक्लोज है इसके अंदर में, ठीक है, ओके। सो इफ़ द वर्टिकल वेलोसिटी डब्ल्यू एक्स जेड टी इज इक्वल टू 80 cos के एक्स इंटू साइन पाई जेड बाई डी, ये डब्ल्यू एक्स जेड टी का देखिए इतना कुछ वैल्यू दिया हुआ है, 80 cos के एक्स साइन पाई जेड बाई डी। Then find the horizontal velocity uxzt using the equation of continuity. What is the vorticity field? That is omega equal to कर्ल ऑफ v, ठीक है। वॉर्टिसिटी फील्ड जो होता है दोस्तों उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका वैल्यू होता है कर्ल ऑफ v, ठीक है। तो हमें वॉर्टिसिटी भी निकालना है, दैट इज कर्ल ऑफ v। लेकिन कर्ल ऑफ v तो तभी निकलेगा जब ये u और w दोनों हमें पता हो। तो w तो देखिए दिया हुआ है a ऑफ t cos के एक्स साइन पाई जेड बाई डी, तो W तो दिया है और U हमें निकालना है यूजिंग द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और वो निकालने के बाद फिर वॉर्टिसिटी निकालना है यानी कर्ल ऑफ V। तो U को रख देंगे यहाँ पे, V पूरा मिल जाएगा तो कर्ल ऑफ V निकाल लेंगे यानी वॉर्टिसिटी निकल जाएगा। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन का पार्ट ए। पार्ट ए में हमें ये काम करना है, और अगर पार्ट ए पूरा हो जाए तब हम लोग देखेंगे पार्ट बी में क्या निकालना है। तो आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको समझ में आया होगा। तो अब आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है फ्लूइड डायनामिक्स में। तो बाय द डाइवर्जेंस थ्योरम ए जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन कैन बी रिटन इन अ डिफरेंशियल फॉर्म, डो रो बाय डो टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू सिग्मा, ठीक है। डाइवर्जेंस, this is what divergence is. Divergence rho is the amount of quantity q per unit volume, and j is the flux of q, and sigma is the generation of q per unit volume per unit time। q मतलब रेट ऑफ फ्लो, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो। तो आपको सारा टर्म पता चल गया, रो क्या है, q क्या है और j क्या है। दोस्तों इन केस दैट q is conserved quantity that cannot be created or destroyed such as energy, that's why sigma equal to 0 and the equation becomes dou rho by dou t plus divergence of j equal to 0। this is the equation of continuity, dou rho by dou t plus divergence of j equal to 0। क्यों? क्योंकि जितना ही अंदर जा रहा होगा उतना ही बाहर जा रहा होगा, तो किसी भी तरह का अंदर में ना तो बच रहा है, सिंक कर रहा है, ना डाइवर्ज कर रहा है और ना ही ये स्प्रेड कर रहा है। तो टोटल जितना आ रहा है उतना जा रहा है, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, तो ये सिग्मा 0 होगा और ये हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कुछ इस तरह से होगा। नाउ इन द गिवन क्वेश्चन डाइवर्जेंस ऑफ v प्लस डो रो बाई डो टी इक्वल टू 0, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 फॉर एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। दोस्तों अगर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है तो उसका जो डेंसिटी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, यानी डो रो बाई डो टी जो है दोस्तों क्या होगा, 0 होगा ना, ऑफकोर्स होगा। जे क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है दोस्तों, तो यानी कि वो भी है, वेलोसिटी है, तो जे को हम लोग भी से रिप्लेस कर दिए। और आपको बताते चले कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए डो रो बाई डो टी 0 होता है, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल है मतलब वो उसका डेंसिटी जो है समय के साथ चेंज नहीं कर रहा है, डेंसिटी कांस्टेंट है। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ये जो दिख रहा है डो रो बाई डो टी इक्वल टू 0, इसको अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, डाइवर्जेंस ऑफ v इक्वल टू 0। और डाइवर्जेंस ऑफ v इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, v जो है दोस्तों u का फंक्शन है जो x पे डिपेंड कर रहा है और w जो z पे डिपेंड कर रहा है। तो डाइवर्जेंस ऑफ दिस इक्वल टू 0 यानी डाइवर्जेंस ऑफ यानी कि डो u बाई डो एक्स प्लस डो w बाई डो z इक्वल टू 0, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ v इक्वल टू 0 और v को देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या फंक्शन था v। तो v फंक्शन था एक u का और दूसरा w का, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ v मतलब है डो u बाई डो एक्स प्लस, और ये w क्या है, फंक्शन है z का, यानी डो w बाई डो z इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि u जो है वो z के साथ वेरी नहीं कर रहा है क्योंकि वो x एक्सिस में है, और w
हमारा एक्स के साथ वेरी नहीं कर रहा है क्योंकि जेड एक्सिस में, इसलिए हम लोग डो यू बाई डो एक्स लिए और डो डब्ल्यू बाई डो जेड लिए, क्योंकि बाकी के साथ डिफ्रेंसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि डाइवर्जेंस ऑफ v इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स डो यू बाई डो एक्स प्लस डो डब्ल्यू बाई डो जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, नाउ अब हम लोग डो डब्ल्यू बाई डो जेड पहले निकाल लेंगे, तो उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। तो ये जो डो डब्ल्यू बाई डो जेड होगा दोस्तों, वो कितना होगा, देखिए डो बाई डो जेड, और डब्ल्यू हमें गिवन है, डब्ल्यू कितना गिवन है, ए ऑफ टी कॉस के एक्स और साइन पाई जेड बाई टी, ये हमें गिवन है, आपको अभी क्वेश्चन में दिखाए थे हमने। आप अब यहाँ से देख सकते हैं कि जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए ऑफ टी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट रेट होगा क्योंकि टी का फंक्शन है वो। डिफ्रेंशिएशन तो सिर्फ जेड वाले का होगा क्योंकि डो बाई डो जेड है, जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है। इतना आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये ए ऑफ टी क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है, तो वो देखिए बाहर रह गया। कॉस के एक्स ये भी बाहर रहेगा क्योंकि एक्स का फंक्शन ही है। डिफ्रेंसिएशन होगा सिर्फ साइन पाई जेड बाई डी का, तो साइन पाई जेड बाई डी का हो जाएगा कॉस पाई जेड बाई डी, और जब पाई जेड बाई डी यानी एंगल का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पाई बाई डी कॉन्स्टेंट हो जाएगा और जेड का हो जाएगा 1, तो कांस्टेंट पाई बाई डी एक देखिए बाहर में मल्टीप्लाई है पाई बाई डी। ठीक है, तो पाई बाई डी 80 कॉस के एक्स कॉस पाई जेड बाई डी, ये हमारा आ गया डो डब्ल्यू बाई डो जेड का वैल्यू। ठीक है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। एंड डो यू बाई डो एक्स जो होगा दोस्तों, डो बाई डो एक्स ऑफ बी ऑफ टी साइन ए एक्स। क्या हमें ये यू गिवन है क्या क्वेश्चन में, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कुछ हमें देखा नहीं। मैं देख लेता हूँ। नहीं, ये तो हमें गिवन नहीं दोस्तों, उसको हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे। ओके, सो हम लोग मान लेते हैं अपने से जो हमारा u है उसको हम लोग मान लेते हैं अपने से, आई थिंक u को मान लेते हैं b एज अ फंक्शन ऑफ t, ये सम कांस्टेंट है bt और ये साइन ए एक्स। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, bt साइन ए एक्स अपने से मान लेते हैं और देखते हैं इसको निकाल के इसका वैल्यू कितना आता है। देन डो बाई डो एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, डो बाई डो एक्स ऑफ, और हम लोग u को अपने से क्या माने हैं, b एज अ फंक्शन ऑफ t और ये साइन ए एक्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये पी टी कॉन्स्टेंट रेट होगा बाहर हो गया, और ये साइन ए एक्स का कितना हो जाएगा, तो साइन ए एक्स का हो जाएगा, हाँ ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा देखिए, और साइन ए एक्स का हो जाएगा कॉस ए एक्स, और ये कॉस बी जेड कहाँ से आ रहा है आई डोंट नो। अच्छा, हमको लग रहा है कि शायद वो भी एक फैक्टर है यहाँ पे। तो हम लोग अपने से जो यू है दोस्तों, यू को ऐसा मान रहा है पी एज ए फंक्शन ऑफ टी, और इसी को देख के जस्ट मान रहे हैं हम लोग। जैसे डब्लू को आप देख सकते हैं यहाँ पे, डब्लू जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, डब्लू क्या है यहीं पे आपको दिखाता हूँ, ए ऑफ टी है तो हम लोग यू में मान रहे हैं बी ऑफ टी, फिर वो कॉस के एक्स है तो हम लोग मान रहे हैं यहाँ पे कॉस बी जेड, और जब यहाँ साइन पाई बाई डी सम कांस्टेंट है और साथ में जेड है तो हम लोग भी मान रहे हैं साइन सम कांस्टेंट ए इंटू एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्म है, हम लोग अपने से ये फॉर्म मान रहे हैं। तो ये जो साइन ए एक्स है और यहाँ साथ में कॉस बी जेड भी है। ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डिफ्रेंसिएशन के बाद। लेट्स से इक्वेशन 4। अब ये जो इक्वेशन है इसमें दोनों को पुट कर देंगे, दैट इज डो यू बाई डो एक्स प्लस डो डब्ल्यू बाई डो जेड इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि डो यू बाई डो एक्स के जगह पे, डो यू बाई डो डब्ल्यू के जगह पे जो है, सॉरी डो डब्ल्यू बाई डो जेड के जगह पे ये पाई बाई डी ए ऑफ टी कोस के एक्स कॉस पाई जेड बाई डी प्लस प्लस, और ये जो डो यू बाई डो एक्स है उसका वैल्यू को देखिए सेकंड में रख रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि a इक्वल टू के एंड b इक्वल टू पाई बाई डी। अगर हम लोग ये जो a है दोस्तों, इसको अगर k मान लें और जो b है, यहाँ पे जो b दिख रहा है उसको अगर पाई बाई डी मान लें, तो हमारा क्या होगा, ये टर्म और यहाँ से ये दोनों टर्म ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर a इक्वल टू के एंड b इक्वल टू पाई बाई डी मान ले, तो कॉस वाला जो टर्म दिख रहा है, दो कॉस का टर्म दोनों में, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा ना। ओके, तो बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा ये पाई बाई डी ए ऑफ टी, पाई बाई डी ए ऑफ टी विद ए नेगेटिव साइन, और इधर क्या बचेगा, स्मॉल ए बी टी, क्योंकि प्लस है बीच में, एक उधर ले जाना पड़ेगा तभी कटेगा, तो एक माइनस साइन आएगा यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा। अब इससे क्या निकल रहा है आपको, इससे निकला कि b एज ए फंक्शन ऑफ t आपको मिल गया माइनस पाई बाई के, नहीं सॉरी, यहाँ पे a है, ये यहाँ पे गलती से k लिखा गया है, तो ये b a उठ के इधर आएगा तो माइनस पाई बाई के, नहीं ये a d होगा, और ये साथ में a t मल्टीप्लाई। लेकिन अब a को हमने क्या माना है भाई, हमने a को k माना है, तो हम a की जगह k इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बी टी इक्वल टू माइनस पाई बाई ए डी, और ए इक्वल टू के माने हैं, तो ए की जगह के भी लिख सकते हैं, यानी माइनस पाई बाई के डी और साथ में ए टी। ठीक है, तो अब यू जो है फंक्शन ऑफ एक्स जेड टी कितना आ गया, माइनस पाई बाई के डी और ए टी, और ये साइन के एक्स, क्योंकि ए के जगह क्या हो गया, के हो गया, और कॉस बी के जगह पाई बाई डी हो गया, बी जेड था ना हम लोग जो अपने सी यू को माने थे, तो बी के जगह क्या अभी हम लोग एजम्पशन लिया है पाई बाई डी, तो कॉस पाई बाई डी और इंटू जेड। तो ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि u भी हमारा निकल चुका है। तो दिस इज़ द आंसर कि u क्या होगा इन टर्म्स ऑफ ए टी एंड पाई बाई डी जेड और के एक्स। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग निकाल चुके हैं u। अब वेलोसिटी वेक्टर कंप्लीट हो गया। तो अब अगर हमें निकालना है कर्ल ऑफ v निकालना है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वर्टिसिटी जो बोलते हैं, दैट इज कर्ल ऑफ v। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को w फंक्शन भी मालूम है और u भी निकाल चुके हैं, तो पूरा v अब कंप्लीट हो गया है। दोनों का ऐड कर देंगे तो v मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कर्ल ऑफ v निकालते हैं कैसे। तो हम लोग बेसिक कंसेप्ट यूज करेंगे कर्ल ऑफ v निकालने के लिए। वर्टिसिटी फील्ड जो होगा कर्ल ऑफ v, तो कर्ल निकालने के लिए आई कैप, जे कैप, के कैप, और कर्ल क्या होता है डो बाई डो एक्स, डो बाई वाई, डो बाई डो जेड। और हमारा जो वेलोसिटी है उसमें x का फंक्शन है u, y का कोई फंक्शन नहीं है, और z का जो फंक्शन है वो है w। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर का एक x कंपोनेंट है जो u है, और एक z कंपोनेंट है जो w है, और y कंपोनेंट नहीं है, तो वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अब हम लोग आइए यहाँ पे प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब ये देखिए, अब इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को पहले ब्लॉक करेंगे। तो डो बाई डो वाई ऑफ डब्लू कितना हो जाएगा, डो डब्लू बाई डो वाई, और डो बाई डो जेड जीरो, तो जीरो, यानी कि डो डब्लू बाई डो वाई और आई कैप, डो डब्लू बाई डो वाई आई कैप। उसके बाद देखिए, अब इसको और इसको क्लोज करेंगे, तो डो बाई डो एक्स ऑफ, सॉरी, डो बाई डो एक्स ऑफ डब्लू, सॉरी डो, अच्छा पहले ये इसको ले रहा है, डो यू बाई डो जेड, ये इधर से डो यू बाई डो जेड, और ये डो डब्ल्यू बाई डो एक्स, तो बीच में माइनस भी हो जाएगा, तो डो यू बाई डो जेड माइनस डो डब्ल्यू बाई डो एक्स, और ये प्लस जे कैप। और साथ में ये देखिए, आप इधर से आप लास्ट वाला को करना है, तो ये सॉरी ये और ये ब्लॉक हो जाएगा, तो डो बाई डो एक्स ऑफ जीरो जीरो, तो जीरो माइनस, और ये डो बाई डो वाई यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो डो यू बाई डो वाई, तो और ये माइनस भी एग्जिस्ट करेगा, और ये के कैप होगा थर्ड कंपोनेंट, तो माइनस के कैप डो यू बाई डो वाई। आशा करता हूँ बेसिक आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेने आता होगा। अब आप देख सकते हैं कि डो डब्ल्यू बाई डो वाई जो है जीरो है, क्योंकि डब्ल्यू जो है वाई पे डिपेंड नहीं करता है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि डब्ल्यू हमारा वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए आप यहाँ से डब्ल्यू एक्स जेड और टी पे डिपेंड कर रहा है, वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो डो डब्ल्यू बाई डो वाई जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो ये टर्म बचा सिर्फ ये टर्म, वी आर लेफ्ट विथ ओनली दिस टर्म।
जे और के कंपोनेंट। अब इसमें जे और के कंपोनेंट में हमको क्या क्या चाहिए, डिफरेंशियल, एक डो यू बाई डो जेड चाहिए, एक डो बाई डो वाई चाहिए और एक डो डब्ल्यू बाई डो एक्स चाहिए। हमको निकाल लेंगे, फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो डो यू बाई डो जेड कैसे निकालेंगे, तो अपने को यू मालूम है, आप देख सकते हैं अभी हम लोग यू निकाले थे। ये देखिए ये यू है, इसको अगर जेड के रेस्पेक्ट में डो यू बाई डो जेड करेंगे, जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, तो ये माइनस पाई बाई के डी रहेगा और ए ऑफ टी भी रहेगा और साथ में साइन के एक्स भी रहेगा, और ये कॉस पाई जेड बाई डी का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा जेड के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा वो कॉस का माइनस साइन पाई जेड बाई डी और साथ में जेड बाई डी सॉरी पाई बाई डी से मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक है, साथ में पाई बाई डी से मल्टीप्लाई भी होगा। तो देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और यहाँ एक पाई बाई डी और एक ऑलरेडी यहाँ पाई बाई डी था, तो पाई स्क्वायर बाई के डी स्क्वायर हो जाएगा और ए ऑफ टी साइन के एक्स और साइन पाई जेड बाई डी। आप अपने से भी डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा आपको अजबज लग रहा होगा सुन के, तो आप कॉपी कलम में कर लीजिए, बहुत ही आसान डिफ्रेंसिएशन है। तो आप जब डिफ्रेंशिएट करके उसको निकालिएगा तो देखिए वो कुछ इस तरह आने वाला है, पाई स्क्वायर बाई के डी स्क्वायर ए ऑफ टी साइन के एक्स और साइन पाई जेड बाई डी। दोस्तों अब अगर आप डो यू बाई डो वाई निकालेंगे, तो चूँकि यू भी एक्स जेड और टी का फंक्शन है, यानी यू भी वाई पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये भी कंपोनेंट हमारा जीरो होगा। तो ये के कंपोनेंट भी जीरो हो गया, ये कंपोनेंट भी जीरो हो गया, बचा सिर्फ जे कंपोनेंट, ठीक है। उसमें हम लोग डो यू बाई डो जेड निकाल चुके हैं। अब अपने को क्या निकालना है, डो डब्ल्यू बाई डो एक्स। तो भाई डब्ल्यू कहाँ पे है, डब्ल्यू देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे डब्ल्यू है, ठीक है। ये देखिए आपके सामने डब्ल्यू है, तो डो डब्ल्यू बाई डो एक्स अगर निकालेंगे, तो डो डब्ल्यू बाई डो एक्स अगर करेंगे तो ए ऑफ टी बचेगा, कॉस के एक्स का हो जाएगा माइनस के बाहर आएगा और ये साइन के एक्स बन जाएगा, ठीक है। कॉस के एक्स का माइनस साइन के एक्स और के भी बाहर आएगा, एक्स का 1 हो जाएगा और ये साइन पाई जेड बाई डी रह जाएगा, ठीक है। तो माइनस ए ऑफ टी के साइन के एक्स साइन पाई जेड बाई टी, ये होगा डो डब्ल्यू बाई डो एक्स। तो चलिए इसको भी रख देते हैं यहाँ पे, डो डब्ल्यू बाई ओके डो डब्ल्यू बाई डो एक्स जो है वो क्या हो गया, देखिए के ए ऑफ टी कॉस के एक्स और सॉरी ये कॉस नहीं यार, साइन के एक्स और ये साइन पाई जेड बाई टी होगा, ठीक है। ये कॉस नहीं, ये साइन है, ठीक है, साइन के एक्स। अब वेलोसिटी फील्ड जो होगा दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डो यू बाई डो जेड का वैल्यू रख दीजिए, डो डब्ल्यू बाई डो एक्स रख दीजिए, जो कॉमन आएगा उसको बाहर ले लीजिए। तो आप उतना अगर काम करेंगे उनको पुट करके, जो बाहर आएगा तो बाहर आएगा ए ऑफ टी साइन पाई जेड टी, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि ए ऑफ टी इस पर भी कॉमन है और ए ऑफ टी इसमें भी कॉमन है, साइन पाई जेड बाई डी, ये साइन पाई जेड बाई डी और यहाँ भी साइन पाई जेड बाई डी, यहाँ भी साइन के एक्स, यहाँ भी साइन के एक्स दोस्तों, तो कॉमन आ जाएगा, आई थिंक सो फाइनली देखिए आपका आंसर कुछ सब कुछ सब्स्टिट्यूट करने के बाद कुछ इस तरह से आपको वेलोसिटी फील्ड वर्टिसिटी फील्ड जो है, वेलोसिटी फील्ड नहीं वर्टिसिटी फील्ड ओमेगा जो है कुछ इस तरह से आएगा। तो ये हमारा पार्ट ए का आंसर हो गया, ये हमारा पार्ट ए का आंसर हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग पार्ट 2 को देखेंगे, पार्ट 2 में क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो पार्ट 2 में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, फाइंड द नेट फ्लूइड फ्लक्स फ्रॉम ए पैरेलल पाइप ऑफ साइज लेमडा इंटू एल इंटू डी बाई टू। ये अब देखिए एक पैरेलल पाइप की तरह आपको ये दिख रहा होगा, जिसका ये लेमडा है, ये वाला लेंथ, ये वाला टोटल एल है और ये जो आपको विड्थ दिख रहा है वो डी बाई टू है। तो इसका लेंथ ब्रेथ हाइट जो है लेमडा एल डी बाई टू है शोन इन द फिगर, वेयर लेमडा इक्वल टू 2 पाई बाई के, जहाँ पे के बोला था वेव वेक्टर है, यानी कि 2 पाई बाई लेमडा, दैट इज पेरियोडिसिटी इन द टाइम, ठीक है, सॉरी पेरियोडिसिटी इन द स्पेस, एंगुलर पेरियोडिसिटी, एंगुलर वेव नंबर भी बोलते हैं उसको। तो चलिए नेट फ्लक्स निकालते हैं हम लोग। फ्लक्स का मतलब होता है डाइवर्जेंस, ठीक है दोस्तों। अगर हम लोग बात करें डाइवर्जेंस थ्योरम का, तो डाइवर्जेंस थ्योरम स्टेट्स दैट
The outward flux of a vector field through a closed surface is equal to the volume integral of the divergence over the region in inside the surface. तो अगर हम लोग डाइवर्जेंस वी डॉट डी एस का बात करें हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ वी डो टाउ, क्योंकि अपन को मालूम है कि जो अपने को मालूम है कि जो डाइवर्जेंस होता है दोस्तों, सॉरी जो सरफेस इंटीग्रल होता है उसको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग को फ्लक्स निकालना है उस सरफेस से, इस फ्लक्स निकालना है वेलोसिटी का, यानी कि वी डॉट डी एस निकालना है अपने को, इसी को फ्लक्स बोलते हैं दोस्तों, सरफेस इंटीग्रल को ये कैलकुलेट करना है। तो क्या इसको वॉल्यूम इंटीग्रल में लिख सकते हैं हम लोग, डाइवर्जेंस ऑफ वी और डी टाउ, हाँ ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं सरफेस से वॉल्यूम इंटीग्रल में। और डाइवर्जेंस ऑफ वी इस केस में जो होगा दोस्तों जीरो होगा, चूँकि डाइवर्जेंस ऑफ वी आप निकालेंगे तो देख पाएंगे कि आपका जीरो होगा, और चूँकि डाइवर्जेंस ऑफ वी जीरो होगा दोस्तों, इसीलिए हमारा जो फ्लक्स है वो भी वी डॉट डी एस वो जीरो हो जाएगा। ये जो आप यहाँ पे आप जो देख सकते हैं, जो आपके पास जो वी है दोस्तों, ये वी है, इसका जो अगर डाइवर्जेंस लेंगे, जो हम लोग यू और डब्ल्यू का वैल्यू निकाले हैं उसको अगर आप पुट कर दें यहाँ पे और डाइवर्जेंस निकालेंगे, आप ये काम अपने से खुद कर लें क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लंबी जा रहा है। उसको आप पुट करके जब आप डाइवर्जेंस निकालेंगे तो जीरो आएगा, इसका मतलब जो फ्लक्स होगा वो भी जीरो आएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसेप्ट के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। ओके, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10। और कंसेप्ट के दृष्टिकोण से ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन का फटाफट सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द ओरिजिन ओ। आपको यहाँ पे एक ओरिजिन ओ दिख रहा होगा दोस्तों, इसी पॉइंट से क्या किया जा रहा है, एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया जा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं उसका पाथ भी दिया हुआ है। फिर पूछ रहा है फ्रॉम द ओरिजिन ओ एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दोस्तों, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको 45 डिग्री पे क्या किया जा रहा है, फाइट किया जा रहा है, क्लियर है। एट द हाईएस्ट पॉइंट पी ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री, जो हाईएस्ट पॉइंट पी दिख रहा है इसके ट्रेजेक्ट्री का दोस्तों, द रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ इट्स एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी आर। तो इसका जो ट्रेजेक्ट्री है दोस्तों, उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, उसके हाईएस्ट पॉइंट पे जो एक्सीलरेशन है उसका रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट अपने को निकालना है इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी। तो रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट आइए देखते हैं कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट पी पे, ठीक है, यानी ए ऑफ आर एंड ए ऑफ थीटा। तो चूँकि स्पीड कुछ दिया नहीं है तो हम लोग अपने से सपोज कर लेंगे। ओके, सो लेट स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल इज यू। हम लोग मान लेते हैं कि उसको यू स्पीड से क्या किया जा रहा है, प्रोजेक्टाइल को फेंका जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ एंगल कैलकुलेशन है कि मान लीजिए अगर ये एंगल थीटा है और 45 से इसको अगर फेंका गया तो ये जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट होगा, मैक्सिमम हाइट को इस तरह यहाँ ड्रॉ कर लीजिए, ओ प्राइम मान लीजिए इस पॉइंट को, ये ओ है, इसको ओ प्राइम मान लीजिए, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कीजिएगा। तो आपको मालूम है कि एक ही स्ट्रेट लाइन पे अगर आप ऐसा कितना भी लाइन बनाएंगे तो ये सारा एंगल क्या होते जाएगा, बराबर होगा, यानी कि ये थीटा ये थीटा ये थीटा, तो ये 45 है थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। ये क्लास 9 में आप पढ़े होंगे, ज्योमेट्री नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। और चूँकि ये अगर थीटा है दोस्तों, तो आप यहाँ पे ध्यान से और एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ से ये लाइन को अगर आप कंप्लीट करेंगे तो ये पूरा का पूरा 90 है दोस्तों, और ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। और ये अगर
ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है दोस्तों, तो ये भी एंगल कितना होगा 90, के आमने सामने की कोण क्या होती है, बराबर होती है, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा। सॉरी गाइज, बोलते बोलते गर्दन सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो खांसना पड़ता है। खैर, आपको हुए दुख के लिए हमें खेद है। तो ये एंगल थीटा और ये एंगल 90 माइनस थीटा, ठीक है। हमको आशा करता हूँ कि आपको ये दो एंगल का वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब देखिए, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होता है। हम अपने से यू स्पीड माने हैं प्रोजेक्टाइल का, तो रेंज हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, सीधा हम यहाँ पे उसका यूज करेंगे। क्लास 11 में आप पढ़े होंगे, नहीं तो आप कहीं से भी पढ़ लें। तो फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर थीटा एंगल से और यू स्पीड से फेंका जाए, तो जो रेंज होता है कि पार्टिकल कहाँ जाके गिरेगा, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यहाँ से फेंके और यहाँ गिरेगा, इस डिस्टेंस को आर बोलते हैं। और ये कितना होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये यू स्क्वायर और साइन 2 थीटा, तो थीटा 45 है, तो 45 इंटू 2 90 हो गया, तो साइन 90 बाई जी यानी यू स्क्वायर बाई जी हो गया। अब देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस ओ प्राइम है दोस्तों, डिस्टेंस ओ से ओ प्राइम होगा, ये ठीक हाफ होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो ये हाफ होगा, यानी आर बाई 2 होगा, यानी कि ये यू स्क्वायर बाई 2 जी होगा, ठीक है। आर का वैल्यू ए स्क्वायर बाई जी रख दीजिए, तो कितना बन गया, ओ बाई ओ प्राइम डिस्टेंस यू स्क्वायर बाई 2 जी, ठीक है भाई। अब फ्रॉम ट्रैंगल ओ प्राइम पी, अब ये जो ट्रैंगल है दोस्तों ओ प्राइम पी, आप इसमें देख रहे हैं एक 90 डिग्री, ये एक 90 डिग्री ट्रैंगल है दोस्तों, राइट एंगल ट्रैंगल है। तो इस पर हम क्या लिख रहे हैं, इस पर अगर टेन थीटा अगर आप निकालना चाहेंगे, टेन थीटा अगर आप लिखना चाहेंगे, तो ये अगर एंगल थीटा है, तो टेन थीटा होता है पी बाई बी, यानी कि पी ओ प्राइम बाई ओ प्राइम। तो पी ओ प्राइम बाई ओ प्राइम का मतलब क्या है दोस्तों, ये जो पी ओ प्राइम है ये मैक्सिमम हाइट है, यानी कि पी ओ प्राइम एच मैक्स, और ओ प्राइम अभी हम लोग निकालें दोस्तों, कितना निकालें, ए स्क्वायर बाई 2 जी निकालें, तो 2 जी ऊपर चला जाएगा, तो 2 जी बाई यू स्क्वायर, एच मैक्स इंटू 2 जी बाई यू स्क्वायर। तो उसी को हम यहाँ पे लिखें, आप देख सकते हैं जो टेन थीटा है ट्रैंगल ओ प्राइम पी में, वो कितना है, पी ओ प्राइम बाई ओ प्राइम, यानी एच मैक्स इंटू 2 जी बाई यू स्क्वायर, ठीक है। आशा करता हूँ इतना तक आपको समझ में आया होगा। वेयर एच मैक्स इज़ द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि जो एच मैक्स का फार्मूला होता है, एच मैक्स का फार्मूला होता है प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट का, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी, सॉरी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। तो यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा 45 डिग्री है बाई 2 जी। तो साइन 45 का वैल्यू आपको बता देते हैं, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। तो अभी चूँकि साइन 45 का स्क्वायर है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2, और यू स्क्वायर बाई 2 जी ऑलरेडी है, तो 1/2 इंटू यू स्क्वायर बाई 2 जी, यानी यू स्क्वायर बाई 4 जी। तो एच मैक्स का वैल्यू भी निकल गया, आप यहाँ पे चाहें तो आप पुट कर सकते हैं, तो टेन थीटा का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो टेन थीटा का वैल्यू देखिए, ये यू स्क्वायर बाई 4 जी और ये 2 जी बाई यू स्क्वायर, हम लोग एच मैक्स का वैल्यू रख दें यहाँ पे। तो यू स्क्वायर जी 2 यानी 1/2 आ गया, ठीक है। टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ए विच इज माइनस जी जे कैप, देन रेडियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन इज, रेडियल कंपोनेंट कितना होगा एक्सेलरेशन का, ए आर जी कॉस 90 माइनस थीटा, और दैट इज माइनस जी साइन थीटा, और जो इसका टेंजेंशियल या ट्रांसवर्स कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, माइनस जी कॉस थीटा, ठीक है, माइनस जी कॉस थीटा, या फिर इसको हम लोग माइनस जी साइन थीटा भी बोल सकते हैं, और इसको माइनस जी कॉस थीटा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आइए देखते हैं। रेडियल कंपोनेंट माइनस जी साइन थीटा, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्टिकल, इसका जो एक्सेलरेशन होगा माइनस जी साइन थीटा और माइनस जी कॉस थीटा। तो हमारा जो रेडियल कंपोनेंट है वो माइनस जी साइन थीटा है, ये वाला
यानी कि ये वाला, और ये जो कंपोनेंट है ये कितना है, अगर आप देखें, अगर आप एक्सेलरेशन को नीचे की ओर ऐसे कुछ जी मानते हैं, मान लीजिए कि इस पॉइंट पे उसका जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है जी, तो उसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा जी कॉस थीटा और इधर होगा जी साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट है इसको ट्रांसवर्स कंपोनेंट बोलते हैं और इसको रेडियल कंपोनेंट। तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट जी कॉस थीटा है और रेडियल कंपोनेंट जी साइन थीटा है। लेकिन हाँ, माइनस क्यों है? ऑफकोर्स माइनस होगा, माइनस इसलिए होगा क्योंकि रेडियल कंपोनेंट जो ऊपर की ओर आपको दिख रहा है वास्तविकता में जी नीचे काम करता है। ठीक है, तो अगर जी नीचे काम करता है दोस्तों तो माइनस जी रेडियल कंपोनेंट जी साइन थीटा नहीं होगा बल्कि माइनस जी साइन थीटा होगा। और जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आपको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है ट्रांसवर्स कंपोनेंट, लेकिन वास्तविकता में जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट होगा हमारा उस पर भी एक नेगेटिव साइन एग्जिस्ट करेगा। फिलहाल जो रेडियल कंपोनेंट है वो माइनस जी साइन थीटा होगा, और माइनस जी और साइन थीटा कहाँ से हम लोग निकाले हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि हम जो ये टेन थीटा निकाले हैं, आप देखिए कि टेन थीटा हमने कितना निकाला है, 1/2 निकाला है, यानी p/b, यानी p का वैल्यू 1 है दोस्तों और b का वैल्यू 2 है। तो h का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, √p² + b², यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस p का स्क्वायर 1, यानी √5। तो h हो गया √5। ठीक है, और साइन थीटा क्या होता है दोस्तों, p/h, और p 1 है। साइन थीटा कितना होता है दोस्तों, p/h परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाय हाइपोटेनस, तो p है 1 और h है √5, यानी साइन थीटा का वैल्यू 1/√5। दोस्तों कॉस थीटा क्या होता है, b/h, कॉस थीटा होता है b/h, और b का वैल्यू 2 है और h है √5, यानी 2/√5। तो ये दो वैल्यू आपको अभी यूज करने हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ए आर रेडियल कंपोनेंट माइनस जी साइन थीटा, यानी माइनस जी और साइन थीटा 1/√5, यानी -g/√5। और जो टेंजेंशियल या ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द एक्सीलरेशन है दोस्तों, ये -g cos थीटा, यानी -g और cos थीटा भी हम आपको दिखाएं 2/√5, यानी -2g/√5। अब आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ऑप्शन है उसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम लोग अगर ऑप्शन की बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन डी जो है g/√5 और 2g/√5, -g/√5 और -2g/√5, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यानी कि जो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लूइड डायनेमिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द इनर रेडाई ऑफ 2 ग्लास ट्यूब्स ऑफ सेम लेंथ इज √2। The ratio of the inner radii of 2 glass tube of same length is √2. A fluid of viscosity 8.00 flows through the first tube and another fluid of viscosity 0.80 flows through the second one. When equal pressure difference is applied across both of them, the ratio of the flow rate in the first tube to that in the second tube. दो ग्लास ट्यूब है दोस्तों और जिनका लेंथ जो है सेम है। ठीक है, दो ग्लास ट्यूब है और इनका लेंथ क्या है दोस्तों, सेम है, एल लेंथ सेम है। रेशियो ऑफ द इनर रेडाई ऑफ 2 ग्लास ट्यूब्स, इनका जो इनर रेडाई का रेशियो है दोस्तों R1/R2 जो है वो है √2। ठीक है, अब दोनों में फ्लूइड जा रहा है जिसका विस्कोसिटी सेम दिया हुआ है, विस्कोसिटी भी यानी कि ईटा भी सेम है फ्लूइड का, यानी सेम फ्लूइड इन लोग से पास हो रहा है। ठीक है, कह रहा है कि जब प्रेशर डिफरेंस जो है इक्वल हो जाए, व्हेन इक्वल प्रेशर डिफरेंस इज अप्लाइड, यानी कि P1 = P2 हो जाए, देन द रेशियो ऑफ द फ्लो रेट, तो उस समय जो फ्लो रेट का रेशियो है फर्स्ट ट्यूब टू दैट इन सेकेंड ट्यूब वो कितना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे।
दोस्तों रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय V इक्वल टू पाई रो r to the power 4 8 eta L, where symbols have their usual meanings. Pi is constant, rho is density, r is radius of the inner radius, 8 eta viscosity और L है length of the tube. ठीक है. For the first pipe V1 is equal to pi रो, क्योंकि सेम फ्लूइड है तो ईटा और विस्कोसिटी सेम होने वाला है, या फिर नहीं डेंसिटी के बारे में कुछ बोला नहीं है, लेकिन अभी ईटा जो है डेंसिटी के टर्म में दिया है. तो पाई रो R1 to the power 4 8 और ईटा कितना दिया हुआ है 8C इंटू रो दिया हुआ है. ठीक है, तो 8C इंटू रो और L. सेकेंड पाइप की बात करें, उसका रेट ऑफ फ्लो V2 कितना होगा, तो पाई रो R1 के जगह R2 का पावर 4 8 और ईटा उसका भी दिया हुआ है सेम दिया है कि 0.8 और एक में 8 है, सेम नहीं दिया हुआ है, सॉरी गलत मैंने बोला था, एक का 8 है और दूसरा का 0.80 है. तो विस्कोसिटी अलग अलग है भाई, लिक्विड अलग अलग है. ठीक है, सॉरी फॉर दैट, क्वेश्चन में बोल दिया था सेम. तो 0.80 इंटू एल. दोस्तों दोनों का लेंथ सेम, इसलिए हमने एल छोड़ दिया है, और ये विस्कोसिटी ईटा का तो वैल्यू हमने रख ही दिया है, और 8 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 8 पाई कांस्टेंट है. डेंसिटी रो के बारे में हम कुछ इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि देखिए अभी डेंसिटी दोनों का सेम है, तो रो इसका भी कटने वाला है, रो इसका भी कटने वाला है. इनर रेडियस अलग अलग दिया है, R1 R2, रेट ऑफ फ्लो अलग अलग V1 V2. अब कुछ नहीं कीजिए, जस्ट आप दोनों को डिवाइड कर लीजिए. तो V1 बाई V2 कितना हो जाएगा दोस्तों, आप देखिए जब डिवाइड करेंगे तो पाई और ये 8 C रो, पाई रो 8 C रो, ये एक 8 नहीं कटने वाला है, इसका एक 8 और ये L सब खत्म हो जाएगा. यानी R1 बाई R2 का पावर 4 और नीचे में ये 8 ऊपर चला जाएगा, नहीं 0.8 ऊपर चला जाएगा, तो 0.8 बाई 8. तो बचेगा सिर्फ R1 बाई R2 होल टू द पावर 4 और 0.8 बाई 8. इसका 0.8 ऊपर चला जाएगा और इसका 8 नीचे रह जाएगा, यानी 0.8 बाई 8 का एक फैक्टर बचेगा और दूसरा R1 बाई R2 का पावर 4 का फैक्टर बचेगा. ठीक है, आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ रहा होगा. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फाइनली R1 बाई R2 का जो रेशियो दिया हुआ था √2 दिया हुआ है, यानी √2 का पावर 4. तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे में 10, 8 कट जाएगा, 1/10 बचेगा, और √2 का पावर 4 यानी √2 इंटू √2 2 इंटू 2 यानी 4, तो 4/10 यानी 0.4. तो जो रेट ऑफ फ्लो है 5 to the second 5, उसका रेशियो आ गया 0.4. तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों कितना होगा 0.4, यानी कि ऑप्शन डी क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर है. ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच. और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कंसेप्ट के दृष्टिकोण से, और 2 क्वेश्चन बच गए हमारे पास. तो सबसे पहले हम ये लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेना है. तो आइए देखते हैं पहले इसको. क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर द फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय F which is function of x and y k time x² plus y² I cap plus 2xy j cap is conservative or not, where k is equal to 1 Newton per meter square. दोस्तों आपको यहाँ पे एक फोर्स दिया हुआ है जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में x और y का फंक्शन है, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, और बताना है कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं है, जहाँ पे k का वैल्यू दिया हुआ है 1 ऐसा यूनिट में. तो चलिए k को वैल्यू 1 रख दीजिए, तो मान लीजिए ख़त्म ही हो गया, वो है ही नहीं, ऐसा आप एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि k 1 है. तो चलिए पहले पार्ट ए इसका सॉल्व कर लेते हैं, फिर पार्ट बी में आएंगे. ठीक है, तो आपको बताते चले कि कोई भी अगर फोर्स दिया है और आपको चेक करना है ये कंजर्वेटिव है या नहीं, तो आप उसका कर्ल निकाल लीजिए. ठीक है, अगर कर्ल 0 हो गया इसका मतलब वो कंजर्वेटिव है,
और अगर कर्ल जीरो नहीं हुआ इसका मतलब वो कंजर्वेटिव नहीं है। तो कर्ल जीरो होता है कि नहीं आइए चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमारा फोर्स है दोस्तों वो क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2xy जे कैप। के का वैल्यू 1 है। अब हमें क्या निकालना है, कर्ल ऑफ एफ निकालना है। तो कर्ल ऑफ एफ, तो आई कैप जे कैप के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। साथ में आपको मालूम है कि ये नेबुला आपको जो वेक्टर दिख रहा है ये कैसे डिफाइन होता है, डो बाई डो एक्स आई कैप डो बाई डो आई प्लस डो बाई डो आई जे कैप प्लस डो बाई डो जेड के कैप, इस तरह से डिफाइन होता है। तो इसका ith कंपोनेंट कितना होगा, आई कंपोनेंट डो बाई डो एक्स होगा, तो इसीलिए आई कंपोनेंट ऑफ नेबुला फर्स्ट वेक्टर डो बाई डो एक्स। जे कंपोनेंट वेक्टर नेबुला कितना होगा, डो बाई डो आई, और के कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर नेबुला डो बाई डो जेड, तो इसलिए हम लोग ऐसा लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आई और जे कंपोनेंट किसका लिखते हैं, जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का सेकंड वेक्टर है। तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का सेकंड वेक्टर एफ है, तो इसका आई कंपोनेंट कितना है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जे कंपोनेंट कितना है भाई, 2xy। जेड कंपोनेंट कितना है, 0 है ही नहीं तो 0 है, ठीक है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो अब फिर से वहीं पे सबसे पहले इसको ब्लॉक कीजिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ब्लॉक कीजिए। तो डो बाई डो वाई और क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए, तो डो बाई डो वाई 0, तो डो बाई डो वाई ऑफ 0 और माइनस, बीच में फार्मूला का माइनस होता है ये। और अब डो बाई डो जेड ऑफ 2xy, तो देखिए डो बाई डो जेड ऑफ 2xy, और ये किसका हो गया, आई कैप का, फर्स्ट का। उसके बाद आप माइनस ले लीजिए और जे कैप ले लीजिए, क्योंकि अब सेकंड का होने वाला है। तो इस रो को क्लोज कीजिए और इस कॉलम को, सेकंड कॉलम को बंद कीजिए। तो डो बाई डो एक्स ऑफ 0, डो बाई डो एक्स ऑफ 0, डो बाई डो जेड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बीच में देखिए फार्मूला का माइनस होता है, डो बाई डो जेड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बीच में माइनस क्यों लिए हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट का रूल होता है प्लस साइन माइनस साइन देन प्लस साइन, ठीक है, दैट्स वाई। कुछ लोग क्या करते हैं, सेकेंड वाला में इधर से हम जैसे डो बाई डो एक्स ऑफ 0 लिए, अब अगर आप पहले डो बाई डो जेड ऑफ दिस लिखते हैं फिर माइनस डो बाई डो एक्स ऑफ 0, तब यहाँ माइनस माइनस एक एक्स्ट्रा साइन आता है, क्योंकि इंटरचेंज करते हैं टर्म को, तो ये प्लस भी हो जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरह से ब्लॉक करना पड़ेगा थर्ड कॉलम को। अब डो बाई डो एक्स ऑफ 2xy, तो बीच में प्लस के कैप और डो बाई डो एक्स ऑफ 2xy, और ये डो बाई डो वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये बीच में फार्मूला का माइनस होता है। चलिए, तो ये हो गया प्रोडक्ट। अब इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। डो बाई डो वाई ऑफ 0 0 माइनस डो बाई डो जेड ऑफ 2xy, तो ये सारा चूँकि कांस्टेंट है क्योंकि जेड का कोई फंक्शन नहीं है, तो डो बाई डो जेड ऑफ सारा कांस्टेंट, ये भी 0, तो 0 माइनस 0, आई कैप 0 माइनस 0। उसके बाद देखिए ये माइनस माइनस जे कैप डो बाई डो एक्स ऑफ 0 कितना होगा दोस्तों, 0 होगा, तो ये भी देखिए 0। डो बाई डो जेड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, भैया ये भी 0 होगा, क्योंकि आप डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आप डिफ्रेंसिएशन जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और आपका जो अंडर ब्रैकेट टर्म है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कांस्टेंट ट्रीट होगा, पार्शियल डेरिवेटिव है, तो चलिए 0 हो गया। प्लस के कैप डो बाई डो एक्स ऑफ 2xy, इसका होगा वही डो बाई डो एक्स ऑफ 2xy, तो ये जो 2 है और जो y है ये कांस्टेंट है, और x का डो बाई डो एक्स ऑफ x 1 हो जाएगा, यानी 2y, माइनस डो बाई डो वाई ऑफ दिस, तो एक्स स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, और वाई स्क्वायर का क्या देगा, डो बाई डो वाई, अगर आप करेंगे वाई स्क्वायर का तो भैया ये 2y देने वाला है आपको, तो 2y माइनस 2y। तो आप देख सकते हैं कि 2y माइनस 2y कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये पूरा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी कि आंसर आ गया 0। तो जो हमारा कर्ल ऑफ एफ आया दोस्तों कितना आया, 0 आया। इसका मतलब जो हमारा फोर्स है वो क्या है, कंजर्वेटिव है। दोस्तों आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बता रहे हैं जिसको पार्ट बी में भी यूज करेंगे। जब कोई फोर्स कंजर्वेटिव होता है तो उसका इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, जैसे मान लो कोई फोर्स कंजर्वेटिव है और ए से बी जा रहे हैं, तो वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, बीच का रास्ता पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि किसी फोर्स फील्ड में आपको पॉइंट ए से बी जाना है, ये मान लीजिए ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ठीक है। तो आप इस रास्ता से जाओ, इस रास्ता से जाओ, इस रास्ता से जाओ, डजंट मैटर, सब में वर्क डन सेम आने वाला है। आप किसी भी पाथ से जाओ वर्क डन सेम होगा,
क्योंकि सिर्फ वो इनिशियल और फाइनल स्टेट में, मतलब आप यहाँ से चल के यहाँ पहुँच रहे हो इतना मैटर करता है, आप किधर से जा रहे हो मैटर नहीं करता है, आप शॉर्ट जा रहे हो लॉन्ग जा रहे हो डजन मैटर, वर्क डन सारे पाथ में सेम आएंगे। लेकिन कब, वैसा फोर्स फील्ड में आप वर्क डन का बात कर रहे हैं जो फोर्स फील्ड कैसा हो, कंजर्वेटिव हो। तो अभी जो हमारा फोर्स फील्ड है वो क्या है, कंजर्वेटिव है, यानी वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा दोस्तों, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो इस कंसेप्ट को अभी हम लोग यूज करेंगे या मैं भी दूसरा भी एक मेथड है उससे अभी यहाँ सॉल्यूशन बनाया हुआ है। अब पॉइंट बी में देखिए क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन O, that is 0 0 0 to the point D 1 1 0 on the z equal to 0 plane along the path ABD and OD as shown in the figure। एक पार्टिकल है जिसको ओरिजिन से यानी कि इस पॉइंट 0 0 0 से आपको लेके जाना है, ये इस 1 1 0 तक लेके जाना है, ठीक है ना, 0 से इस D पॉइंट तक लेके जाना है, ठीक है। along the path OABD and OD, along the path OABD and OD, यानी कि एक बार इस पाथ के थ्रू OABD ये वाला पाथ जो आपको दिख रहा है, ठीक है, और दूसरा किस रास्ता से चल के पहुंचना है, सीधा O से लेकर D तक पहुंचना है, ठीक है। where the coordinates are measured in meters। चलिए अब पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0.00 और D का दिया हुआ है 110 और B का कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, तो B जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट मालूम है क्या, हाँ मालूम है, ऑफकोर्स मालूम है, क्योंकि ये देखिए डी पॉइंट जो है वो सेम वाई एक्सिस पे है यानी कि 1 पे है, तो बी भी कितना वाई एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट है, बी का भी वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट 1 होगा, एक्स पे तो ये दिख ही रहा है ये 0.5 पे है तो 0.510, तो बी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया दोस्तों 0.510, याद रखें आप। तो आइए देखते हैं वर्क डन कैसे निकालते हैं यहाँ पे। ओके, एज वी नो दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव, सो फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ऐसा लिख सकते हैं एफ इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मतलब माइनस ग्रेडियंट ऑफ, और पोटेंशियल एनर्जी अभी फंक्शन है एक्स का और वाई का दोनों का, क्योंकि फोर्स फंक्शन है एफ और वाई दोनों का। तो डो यू बाई डो एक्स पहले निकाल लेंगे, तो डो यू बाई डो एक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी डो एफ बाई डो एक्स निकालेंगे, और यू अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स बाई वाई स्क्वायर प्लस F1 वाई, जस्ट वेट गाइस। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा फोर्स है दोस्तों, फोर्स हमारा कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2xy, नहीं तो फोर्स हमारा कितना है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये आई कैप और साथ में 2xy और ये जे कैप। और हम लोग अगर चूँकि कंजर्वेटिव फोर्स है तो अभी फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ यू होगा, यानी कि डो यू बाई डो एक्स प्लस डो यू बाई डो वाई होगा, ठीक है। तो डो यू बाई डो एक्स प्लस डो यू बाई डो वाई होगा, तो आप देख सकते हैं कंपेयर अगर आप करेंगे तो डो यू बाई डो एक्स का जगह कौन लेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी आई कैप है यहाँ पे भी आई कैप है, और डो यू बाई डो वाई का जगह कौन लेगा दोस्तों 2xy, मतलब जे का कोफिशिएंट को और आई का कोफिशिएंट को आप अगर कंपेयर करेंगे तो डो यू बाई डो एक्स का जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलने वाला है और डो यू बाई डो वाई के जगह 2xy मिलने वाला है। तो उसी को अभी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डो यू बाई डो एक्स जो है हमारा कितना आ चुका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई कंपेरिजन। तो यहाँ से अगर यू निकालेंगे तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों साइड, ठीक है। तो जिससे आप इंटीग्रेट करेंगे तो इधर डो यू का डो एक्स को पहले उठा के उधर ले जाइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डो एक्स, तो डो यू का यू हो जाएगा और एक्स स्क्वायर डी एक्स का एक्स क्यू बाई 3 हो जाएगा, इंटीग्रेशन आपको मालूम है एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू बाई 3 प्लस
वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर और डी एक्स का एक्स इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस सम फंक्शन ऑफ वाई आएगा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सम फंक्शन ऑफ वाई आएगा, दैट इज f1y। ठीक है, लेट्स सी इक्वेशन नंबर 1। जो कांस्टेंट होगा वो फंक्शन ऑफ वाई होगा, एक्स नहीं हो सकता है क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वेरिएबल है। उसके बाद डो यू बाई डो वाई को अगर आप, हम लोग जे कंपोनेंट को जब कंपेयर किए थे तो आया था डो यू बाई डो वाई इक्वल टू 2xy। तो यहाँ से अगर यू निकालेंगे तो ये 2x और y का वाई स्क्वायर बाई 2, तो 2 कट जाएगा यानी एक्स वाई स्क्वायर। साथ में कांस्टेंट ऐड होगा क्योंकि इनडिफिनिट इंटीग्रल है, तो चूँकि y वेरिएबल है तो कांस्टेंट जो भी होगा वो फंक्शन होगा x का यानी f1x। तो दीज आर इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट f1y इक्वल टू 0 एंड f1x इज इक्वल टू x³ 3। ये चूँकि फोर्स हमारा कंजर्वेटिव है और हम लोग, या फिर आप देख सकते हैं कि चूँकि दोनों मस्ट बी इक्वल, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों यू, दोनों से हमें यू ही मिला है, तो दोनों यू होगा कब, दोनों यू बराबर कब होगा, जब आप f1y को अगर 0 रख देंगे यहाँ पे, तो ये सिर्फ 2 टर्म बचेगा x³ प्लस एक्स वाई स्क्वायर। और यहाँ पे अगर f1x को आप अगर x³ रख देंगे तो ये बन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस x³, तभी दोनों टर्म इक्वल होगा। बात समझ रहे हैं ना। ये जो u है और ये u बराबर कब होगा, देखिए आप ध्यान से, अगर आप यहाँ पे f1y 0 रख देंगे, f1y को अगर 0 ले लेंगे तो ये सिर्फ लेफ्ट विथ क्या होगा x³ प्लस एक्स वाई स्क्वायर। और यहाँ पे अगर आप जो f1x है उसको अगर x³ ले लेंगे तो ये बन जाएगा क्या, सेम चीज़ बन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस x³। तो आशा करता हूँ इस तरह से हम लोग कांस्टेंट डिटरमाइन कर लिए हैं और आपको समझ में आ रहा होगा कि u जो है दोनों पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन ये सेम कब होगा, जब हम लोग f1y को 0 लेंगे और f1x को क्या लेंगे x³। तो इस तरह से हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी आ चुका है x³ प्लस एक्स वाई स्क्वायर। दोस्तों अब चूँकि हमारा फोर्स जो है क्या है, कंजर्वेटिव है, तो वर्क डन बाय द फोर्स टू रीच द पार्टिकल फ्रॉम, वर्क डन जो भी होगा वो होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि दोनों पोटेंशियल एनर्जी मिल गया। अब हमें दोनों पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी का अगर डिफरेंस ले लेंगे तो वर्क डन मिल जाएगा। कंजर्वेटिव फोर्स के केस में दोस्तों वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप याद रखिए कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ओरिजिन का पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पॉइंट और यहाँ पे जो फाइनल पॉइंट है डी, इसका इस पोजीशन पे यानी 110 पे और 000 पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें और दोनों का डिफरेंस ले लें तो पार्टिकल को यहाँ से यहाँ ले जाने का वर्क डन मिल जाएगा। चूँकि कंजर्वेटिव फोर्स है दोस्तों, तो आप इस पाथ से निकालें चाहे इस पाथ के थ्रू, वर्क डन विल रिमेन सेम, क्योंकि ये पाथ इंडिपेंडेंट होगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं यू एट 110 माइनस यू एट 000, तो यू एट 110 का मतलब है x1 y1 और z0, तो 1/3 प्लस 111, तो 1/3 प्लस, और जब 000 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 आएगा, यानी कि ये पूरा टर्म 0 ख़त्म हो गया। 1/3 प्लस 1 यानी 4/3 यानी 1.335। तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पार्टिकल को ले जाने में जो वर्क डन हुआ वो कितना आ चुका है, 4/3 यानी कि 1.335। और चूँकि फोर्स क्या है दोस्तों, कंजर्वेटिव है, तो इट्स डजंट डिपेंड्स अपॉन पाथ, इट्स ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि अगर आप इस पाथ ओ ए बी डी के अलॉन्ग भी वर्क डन निकालेंगे तो इट विल रिमेन सेम। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इसको आप लाइन इंटीग्रल मेथड से भी आप इस पाथ के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं, लाइन इंटीग्रल मेथड से। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्लासिकल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके साथ ही हमारा जो क्लासिकल मैकेनिक्स है 2016 से 2005 का वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जितना तारीफ़ करें उतना कम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कंसेप्ट के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है दोस्तों, जैम में 10 या 15 मार्क्स में पूछा गया था। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए बॉडी ऑफ मास 1 kg moves under the influence of a central force with a potential energy which is function of r and given by Vr is equal to minus exponential to the power minus 3/2
डिवाइडेड बाई 5r²। और ये जूल में दिया हुआ है, यानी SI यूनिट में दिया हुआ है, वेयर R इज इन मीटर, R भी मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। इट इज़ फाउंड टू मूव इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विथ रेडियस R इक्वल टू 2 मीटर। और ऐसा पाया जा रहा है कि ये एक R इक्वल टू 2 मीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में दोस्तों मूव कर रहा है। इन द फॉलोइंग यू मे यूज e⁻³ इक्वल टू 20 अप्रॉक्स। और इस पूरा सॉल्यूशन के दौरान आप e⁻³ को आप लगभग 20 यूज कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसमें 2 पार्ट हैं और पार्ट ये आसान है। उसमें निकालना है फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम L एंड टोटल एनर्जी E। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग। तो मास दिया हुआ है बॉडी का दोस्तों 1 kg, और वो एक सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में किसी रीजन में मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में। इसका रेडियस आपको मालूम है, और जिस रीजन में वो मूव कर रहा है उस रीजन में जो एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी है वो आपको दिया हुआ है। तो इस पोटेंशियल एनर्जी को इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग फोर्स निकाल लेंगे उस सेंट्रल फोर्स को एज ए फंक्शन ऑफ R। और जब फोर्स निकाल लेंगे तो अपन फिर उसको वहाँ से L वगैरह निकाल सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी दिया है V एज ए फंक्शन ऑफ R, वो दिया है e⁻³ एंड इट्स पावर R। पावर R का मतलब है -3/2R। मैं और एक बार यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे तो ऐसा R और दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे शायद है। तो मैं e⁻³ इंटू R है, ठीक है। तो फोर्स जो होगा दोस्तों, चूँकि सेंट्रल फोर्स है, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है, तो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ R भी होगा, यानी -∂V/∂R होगा, ठीक है। यानी -∂V/∂R ऑफ e⁻³ और ये नीचे 5r²। तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट रूल नहीं भी लगाएंगे तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट रूल ही हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और अदर भी मेथड है, आप यहाँ पे डिवीजन रूल भी लगा सकते हैं। तो -∂V/∂R और ये 1/5 कांस्टेंट है, और हमारा एक R² ऊपर चला गया तो R का पावर -2, और ये e⁻³ ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 1/5 आपको दिख रहा है दोस्तों, वो चूँकि कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर लीजिए, और ये माइनस ऑलरेडी पहले से है तो -1/5 हो गया। और ∂R सिर्फ किसका होगा, R वाले टर्म को होगा, यानी कि R का पावर -2 और E का पावर -3R/2। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये -1/5 ये बाहर रह गया, और ∂R ऑफ यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, यानी कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रखेंगे और इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन, फिर इसको रखेंगे और इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन। तो पहले R का पावर -2 को हम लोग बाहर रखें, और e⁻³ का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, E का पावर -3/2R ही होगा। और साथ में जब पावर का करेंगे -3/2R का, तो R का 1 हो जाएगा और कॉन्स्टेंट -3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म आ गया, प्लस अब इसको रखेंगे E का पावर -3/2R, और R का पावर -2 का करेंगे तो -2 इंटू R का पावर -3, क्योंकि ये फार्मूला आपको मालूम होगा nx n-1, उसी फार्मूला से -2R का पावर -3। नाउ वी हैव गॉट द फोर्स। अब इसको थोड़ा ढंग से कर लेंगे, हम लोग सजा लेंगे। तो ढंग से सजाने के बाद और कॉमन वॉमन लेने के बाद जो मैग्नीट्यूड आया दोस्तों फोर्स का, वो आप देख सकते हैं कुछ इतना आया, ठीक है, -1/5 और e⁻³ कॉमन ले लिए, तो ये आ रहा है -3/2R³ -2/R³, सॉरी -3/2R² -2/R³। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल गया दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप, चूँकि ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है जहाँ पे रेडियस इसका 2 है, तो R की जगह पे आप 2 मीटर रख दीजिए। तो इसको देखिए, R की जगह पे 2 रख दीजिए, तो ये सॉल्व करके कुछ इतना आ गया। और e⁻³ का वैल्यू 20 अप्रॉक्स यूज करना है हमको, तो उसका वैल्यू e⁻³ यानी 1/20 यूज करना है, E का पावर +3 20 यूज करना है। दोस्तों इसको पूरा को आप देखिए सॉल्व कर लीजिए, तो ये जो सॉल्व करके आने वाला है आपको, वो आने वाला है 160। और चूँकि बॉडी सर्कुलर मोशन में है, तो फॉर सर्कुलर मोशन दिस फोर्स, दिस 1/60 न्यूटन फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mv² बाई R, यानी कि mv² बाई R मस्ट बी इक्वल टू 1/60, ठीक है।
तो यहाँ से देखिए आप और फिर R2 मीटर यूज कर लीजिए, मास 1 kg दिया हुआ है तो मैम तो ख़त्म ही हो जाएगा, और R2 मीटर यूज कर लीजिए तो ये 2 से ये कट जाएगा, ये 80 हो जाएगा तो 1/80, तो V स्क्वायर आ गया 1/80, तो V कितना आ गया 1/√80। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम निकालना था दोस्तों, तो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी L इक्वल टू mvr, m मास 1 kg है दोस्तों, R 2 मीटर है और वेलोसिटी है 1/√80। तो आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करके 1/2√5 जूल सेकेंड आ रहा है। अब चाहें तो इसको और भी आप कैलकुलेटर की मदद से √5 का वैल्यू निकाल के और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अगर इसका टोटल एनर्जी का बात करें दोस्तों, तो टोटल एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी Vr। तो हाफ का हाफ m1 है और v² 1/80 है दोस्तों, अभी निकाले हम लोग, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए v² का वैल्यू 1/80 है। तो काइनेटिक एनर्जी मिल गया, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना था, पोटेंशियल एनर्जी Vr क्वेश्चन में दिया हुआ था -e⁻³ और r का वैल्यू 2 है, तो ये r के जगह 2 और यहाँ r² के जगह देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो ये कितना आ गया 1/60 -e⁻³ e⁻³ का वैल्यू भी 1/2 करना है दोस्तों, तो 1/60 -1/20 और e⁻³ ये -3 का +3 हो गया, 1/60 माइनस ये e⁻³ भी +20, तो +20 +20 400, तो ये 3/800 जूल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो टोटल एनर्जी दोस्तों E है वो कितना आ गया 3/800 जूल। अब चाहे तो आप पॉइंट में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि जो पार्ट ए था गाइज, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। पार्ट ए में हमें जो निकालना था दैट इज़ द एंगुलर मोमेंटम, और टोटल एनर्जी जो निकालना था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हमारे पास बचा है वो बचा है पार्ट बी बचा है। पार्ट बी में कह रहा है ए पीस ऑफ मास m1 0.5 kg ब्रेक्स ऑफ सडनली फ्रॉम द बॉडी, यानी कि ये जो बॉडी दोस्तों 1 kg का है, इससे एक पीस यानी एक छोटा सा टुकड़ा जो इसके वेट का आधा है, हाफ है यानी 0.5 kg, सडनली इससे टूट जाता है एंड बिगिंस टू फॉल रेडियली इनवर्ड विथ वेलोसिटी v इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दोस्तों चूँकि ये जो बॉडी था, आपको मालूम है ये जो बॉडी है इस तरह से घूम रहा था एक kg वाला सर्कुलर मोशन में r रेडियस में, लेकिन अगर अचानक इससे आधा टुकड़ा टूट के रेडियली इधर ऐसे फ्लो ऑफ करने गिरने लगे, फॉल डाउन सेंटर की ओर कोई मास गिरने लगे, कितना स्पीड से 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों सिचुएशन अपने आप में। What are the values of angular momentum L2 and total energy E2 of the remaining piece, assuming that the potential energy function remains the same? तो अब आपको दोस्तों ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मान लीजिए सर्कुलर मोशन 1 kg वाला बॉडी घूम ही रहा है और उससे आधा यानी कि आधा किलो का एक बॉडी टुकड़ा टूट के उससे अगर सेंटर की ओर गिरने लगे 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, तो जो रिमेनिंग पीस होगा जो सर्कुलर मोशन कर रहा है यानी कि 0.5 kg ही रिमेनिंग भी होगा जो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, उसका एंगुलर मोमेंटम L2 और टोटल एनर्जी E2 क्या होगा वो आपको बताना है। एज्यूमिंग कर लेना है कि पोटेंशियल एनर्जी लगभग कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो आइए देखते हैं भाई क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ओके, सो यहाँ पे अपन यूज करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट सेंटर, जो सर्कुलर मोशन कर रहा है 1 kg का बॉडी, वो जिस सर्कुलर ऑर्बिट में कर रहा है उसके सेंटर के अबाउट हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम वो कंजर्व्ड होगा। ठीक है, यानी कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, और हम लोग इनिशियल एंगुलर मोमेंटम निकाले थे अभी 1/2√5, आप यहाँ देख सकते हैं 1/2√5, तो यही हमारा फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी होगा 1/2√5। So LF consists of angular momentum of first piece that is equal to 0 and second piece। तो आप देख सकते हैं कि LF जो है वो इतना आ चुका है 1/2√5,
और जिसको L2 बोल रहा है क्वेश्चन में, तो L2 आ चुका है हमारा 1/2√5 जूल सेकेंड। ठीक है, तो पहला जो पार्ट बी है उसमें जो पूछा था कि रिमेनिंग पार्ट का एंगुलर मोमेंटम L2 कितना होगा, तो इट विल रिमेन सेम बाय द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बिकॉज द नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम विल रिमेन 0। दोस्तों अब हम लोग इस L2 से हम लोग वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं ताकि हम लोग एनर्जी निकाल लें। तो L2 को लिख सकते हैं m2v2t इंटू आर इज इक्वल टू 1/2√5। मास रिमेनिंग पोर्शन 0.5 kg बचा, तो मास 0.5 v2 हमें निकालना है, और ये आर रेडियस तो सर्कुलर ऑर्बिट का 2 मीटर ही है, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका हमें बताना है वेलोसिटी। तो उसका देखिए वेलोसिटी जो सेकंड पार्ट है उसका कितना आ गया, अब जो नया वेलोसिटी आया वो आ गया ये 0.5 यानी 1/2 और ये 2 कट गया दोस्तों, तो वेलोसिटी आ गया 1/2√5 मीटर पर सेकेंड। इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड पार्टिकल, तो सेकेंड पार्टिकल का जो टोटल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा दोस्तों, यानी कि टेंजेंशियल और रेडियल। ठीक है, टेंजेंशियल और रेडियल। पहले जो उसका वेलोसिटी था दोस्तों रेडियल डायरेक्शन में था, जस्ट वेट। ओके, सो उसका जो वेलोसिटी है दोस्तों, एक तो उसका जो एक टुकड़ा फॉलोअप कर रहा है उसका रेडियल डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से अप्रोच कर रहा है, और ये जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसका फाइनल वेलोसिटी आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1/2√5 मीटर पर सेकंड आ रहा है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना होगा, अच्छा 10 सेंटीमीटर पर सेकंड को अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में लाएंगे तो ये 1/10 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। तो पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी हो गया दोस्तों, फिर से एक बार बता रहा हूँ। एक तो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो रोटेट इस तरह से कर रहा है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर कंसिडर करेंगे किसी क्षण इस पॉइंट पे अगर पार्टिकल है, तो उसका एक तो रेडियल डायरेक्शन में ये टेंजेंशियल, और एक रेडियल डायरेक्शन में जो टुकड़ा है कितना से फॉलो अप कर रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो दोनों वेलोसिटी आप देख सकते हैं कि एक दूसरे का क्या है, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है तो उन लोग का रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ इस तरह से होगा, रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो √1/10 का स्क्वायर प्लस ये 1/√2√5 का स्क्वायर। दोस्तों इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ रहा है, देखिए √6/100 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ द रिमेनिंग पीस, तो जो रिमेनिंग पीस है उसका टोटल एनर्जी कितना होगा, फिर से काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा दोस्तों, 1/2 m2 प्लस v2 स्क्वायर प्लस vr, तो 1/2 m2 मास 0.5 kg 1/2 प्लस v2 स्क्वायर यानी कि 6/100, क्योंकि ये तो v है ना, v2 है रिजल्टेंट वेलोसिटी है रिमेनिंग पीस का, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और माइनस vr जो है पोटेंशियल एनर्जी, चूँकि बोला था कि एज्यूमिंग पोटेंशियल एनर्जी रिमेन सेम, तो वो r इक्वल टू 2 मीटर ही रेडियस पुट कर ले उस पर पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन पे, तो इतना लगभग आ जाएगा -(e⁻³ क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बोला था रिमेन सेम एज्यूम करना है। ठीक है, तो ये देखिए आप यहाँ से ये 2 से 3 हो जाएगा, तो 3/200 माइनस e⁻³ नीचे आएगा तो e⁻+3, और e⁻+ थ्योरी बोल रहे सॉरी 3 को जो है अप्रॉक्स कितना यूज करना है 20, तो 20 नीचे में 1/400। दोस्तों इसको सॉल्व कीजिएगा, 3/200 माइनस 1/400, तो ये आएगा लगभग 6 माइनस 1/400 यानी 5/400, दैट इज़ 1/80 जूल। आप चाहे तो आप पॉइंट में भी आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग रिमेनिंग पीस का भी फाइनल टोटल एनर्जी और टोटल एंगुलर मोमेंटम निकाल लिए। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों कंसेप्ट के दृष्टिकोण से, और इतना देर तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। सुरक्षित रहें, सजग रहें और IIT JEM की तैयारी करते रहें। थैंक यू सो मच।